गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। कैसे हैं आप लोग? दिस मी चंचल कुमार शर्मा और हमारा जो 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसमें हम अध्याय 1 और अध्याय 2 कर चुके हैं। अध्याय 1 में हमने विकास के बारे में बात की थी, डेवलपमेंट के बारे में, विकास क्या होता है, विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में। अध्याय 2 में हमने बात की थी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें और तृतीय क्षेत्रक में सेवा से जुड़ी हुई चीज़ें। तो हमने पूरा अध्याय 1 और अध्याय 2 कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 के बारे में। इस पुस्तक के अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा एवं साख के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बाद में बहुत जटिल जटिल कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, मुद्रा को लेकर, मौद्रिक नीति को लेकर, साख को, ऋण को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये एकदम बेसिक है उसका, मुद्रा का क्या कार्य होता है, मुद्रा का क्या रोल है, क्या भूमिका है। जैसा कि आप सभी लोग मुद्रा से परिचित हैं, आप सभी लोग मुद्रा का उपयोग करते हैं। कुछ भी चीज़ जब हमें खरीदना होती है, ठीक है, बेचना होती है, तो हम मुद्रा का सहारा लेते हैं क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं का, ठीक है, चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो मुद्रा से जुड़ी हुई चीज़ें और मुद्रा के साथ साथ साख, जिसको आप लोग ऋण कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, उससे जुड़ी हुई तमाम बातें करेंगे। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में, ठीक है, संस्थागत गैर संस्थागत वित्त के बारे में। तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से मुद्रा काम करती है, किस प्रकार से बैंक का काम होता है, बैंक क्या काम करता है, बैंक का प्रमुख कार्य, प्रमुख भूमिका क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में। और ये सारी चीज़ें इस अध्याय से हमको क्लियर हो जाएगी। तो अध्याय 3 मुद्रा एवं साख बहुत बढ़िया जो है चैप्टर है। काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है बेसिक वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। और ये अध्याय 3 है, याद रखिएगा। इसके बाद अध्याय 4 और अध्याय 5 भी इस पुस्तक का हम करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे जो 11th का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। बहुत बढ़िया किताब है, इस पर भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना यदि आप चाहते हैं घर बैठे, तो आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर, ऑप्शन आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी के साथ जुड़िए, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़िए और कंप्लीट घर बैठे यूपीएससी की तैयारी। मेरे और दुनिया जितने भी एजुकेटर हैं दूसरे अनअकैडमी पर, यूपीएससी की दुनिया में ये जाने माने नाम हैं, इनके साथ आप पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए। इसमें आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शन है। यदि आप सिर्फ जीएस पढ़ना चाहें तो सिर्फ जीएस पढ़ सकते हैं, सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना चाहें तो सिर्फ ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। यदि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। आइकॉनिक और नॉर्मल 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन भी है, सिर्फ ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन है। यदि आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो वो प्लस और आइकॉनिक 2 तरह का है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी है और आइकॉनिक भी है। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें सीके लाइव रेफरल कोड को जब आप यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, इससे आपको इस सारे अमाउंट में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब आपको इंस्टेंट 10% कम हो जाएगा। 1 साल का 44,550, 2 साल का 64,800 और 3 साल का 81,000 रुपये आपको पे करना होता है। तो आपके पास 3 साल तक के ऑप्शन है, 1 साल से लेकर। अगर आपको चाहिए एक पर्सनल कोच, यदि आपको चाहिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ इवैल्यूएशन, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ये भी 1 साल, 2 साल और 3 साल में अवेलेबल है। और इसमें भी वही करना है, अगर थोड़ा अमाउंट कम करना चाहते हो, अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हो, तो सीके लाइव रेफरल कोड को यूज़ करिए।
इससे 1 साल का 62,000, 2 साल का 96 और 3 साल का 1,26,000 रुपये हो जाएगा आपका आइकॉनिक का। अगर आप सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना चाहें तो इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। मेरे साथ आप हिंदी लिटरेचर और PSIR ये 2 ऑप्शनल कवर करेंगे। इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1 महीने से लेकर तो 3 साल तक। और जैसे ही आप CK लाइव रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट यहाँ भी मिलेगा आपको। और टेलीग्राम चैनल है @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल। जिसको PDF चाहिए, देखो पिछली बार जो हमारा 10th का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसकी PDF यहाँ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है। आज जो हमारा सेशन होगा 3rd चैप्टर, इसकी भी अवेलेबल हो जाएगी। और जो एथिक्स साथ साथ चल रहा है उसके भी पार्ट 7, 8 और 9 तक का PDF आपको चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, बहुत सारे काम के नोट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। और इसी के साथ CK लाइव रेफरल कोड को याद रखना है, जब भी आप एडमिशन लें, सब्सक्रिप्शन लें, इसमें आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे हार्ड कॉपी में, हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको UPSC के। तो ये सब कुछ CK लाइव रेफरल कोड में आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे आज अध्याय 3 मुद्रा और साख। तो आप सभी मुद्रा से भली भांति परिचित हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के सभी काम मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया मुद्रा के माध्यम से ही चलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं धन वित्त का जो महत्व है हमारे जीवन में, वो सभी आप भली भांति उससे परिचित हैं आप सभी। तो मुद्रा को लेकर आप जानते हैं कि मुद्रा है क्या। मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है आपको, क्योंकि हर व्यक्ति इस समाज पर, देश पर, ठीक है, अपने आसपास के लोगों पर निर्भर होता है। एक व्यक्ति अपने लिए सब कुछ तो अरेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए जैसे उसको कपड़े खरीदना है तो मार्केट जाकर कपड़े लाएगा, खुद कपड़े नहीं बना सकता अपने लिए, ठीक है। अनाज पैदा नहीं कर सकता खुद ही, सारे काम खुद नहीं कर सकता व्यक्ति, इसीलिए वो दूसरों पर निर्भर होता है। और जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे किसी के पास गेहूँ है तो वो गेहूँ बेचेगा और उस गेहूँ को बेचने के बाद उसके बाद वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदेगा, ठीक है। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने अपने हुनर, अपने अपने कौशल, अपनी अपनी योग्यता के दम पर कुछ पैसा कमाता है, अर्जित करता है और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मुद्रा वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, ठीक है। तो मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। कोई भी सामान आपको चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, आप ऑनलाइन मंगाएं, ऑफलाइन जाकर खरीदें स्वयं, तो उसमें आपको कुछ पे करना होता है, कुछ भुगतान करना होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से माध्यम हो जाता है। और ऐसे कई सारे सौदे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये मुद्रा ही क्यों, मुद्रा के माध्यम से ही क्यों विनिमय करते हैं? किसी और चीज़ के माध्यम से विनिमय क्यों नहीं कर सकते, खरीद क्यों नहीं सकते, या मुद्रा को ऐसी मान्यता क्यों है? हम कहीं भी जाते हैं, हम 10 रुपये का नोट दिखाते हैं भारत में और हमें 10 रुपये का सामान मिल जाता है, 2000 का नोट दिखाते हैं तो 2000 का सामान मिल जाता है। तो ये ऐसा क्या है? क्योंकि वो कागज़ जिस पे वो नोट छपा हुआ है, जो आपका 2000 का, 500 का, 100 का, 200 रुपये का नोट है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है उस कागज़ की, लेकिन फिर भी आपको वो देने से उतने का सामान मिल जाता है। तो ऐसी क्या मान्यता है इसके पीछे, क्या प्राधिकार है? तो वो सब कुछ आपको मैं आज समझाऊंगा। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा। तो ये हो सकता है कि आप कोई सामान खरीदने जाएं और तुरंत भुगतान करें, सामान खरीद लें। ये भी हो सकता है कि आप पहले सामान खरीद लें, उस समय आप कुछ भी ना दें, बाद में देने का वादा करें और बाद में उसका भुगतान कर दें। कई बार हमारे यहाँ इसको उधार कहा जाता है, ठीक है। सामान लेकर हम आ जाते हैं, किसी से सामान ले लेते हैं, बाद में उधार कर लेते हैं, फिर दे दिया करते हैं, अपने पास जैसे पैसा आता है सहूलियत के हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है, तो बाद में भी भुगतान हो सकता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है? सोचिए भाई, पुराने ज़माने में जब मुद्रा नहीं होती या मुद्रा नहीं होगी कभी, तो लोग कैसे वस्तुओं का आदान प्रदान करते होंगे, कैसे खरीदते होंगे? तो उस समय, ठीक है, वस्तु विनिमय चला करता था। वस्तु विनिमय कैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को आप किसी दूसरे को दे दें और उस व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो आप ले लें। समझ में आ रहा है आपको? जैसे अभी तो क्या होता है कि आपको जो भी चाहिए पैसे से मिल जाता है, लेकिन मान लीजिए कि पैसा ना हो तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए कि गेहूं है और बहुत सारा गेहूं है, लेकिन हमें कपड़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास कपड़ा हो और जो गेहूं चाहता हो, जिसे गेहूं की आवश्यकता हो, तो हम उसे गेहूं दे देंगे, बदले में उससे उतने का कपड़ा ले लेंगे, तो हम दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। इस चीज़ को वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से जाना जाता है, लेकिन इसमें बहुत पेच है, बहुत सारी जटिलताएं हैं, मुश्किलें, वो हम देखते हैं। तो मुद्रा के जरिए ही क्यों? कारण इसका बहुत सिंपल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसके सबसे बड़ी खास बात यह है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसके पास में मुद्रा है वो कोई भी वस्तु खरीद सकता है, और जिससे आप वो वस्तु ले रहे हैं वो चाहे उसको कुछ भी ज़रूरत हो, लेकिन वो मुद्रा को स्वीकार कर लेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में यही समस्या थी। आपको यदि कपड़ा चाहिए तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़ा हो और जो आपसे गेहूं खरीदना चाहता हो। अब यदि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गेहूं की आवश्यकता हो, तो आप उसे गेहूं दे देंगे पर उसके पास कपड़ा नहीं है, तो फिर विनिमय कैसे होगा? ठीक है, और भी कई सारी समस्याएं आपको वहां पर आएंगी। लेकिन मुद्रा को क्यों? क्योंकि मुद्रा जो है सभी के पास होती है, और जिसके पास मुद्रा है वो क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु से या सेवा को वो खरीद सकता है। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। तो आपको उसने सामान दे दिया, बदले में उसने आपसे कुछ मुद्रा ले लिया, कुछ पैसा ले लिया। अब वो जो भी आवश्यकता उस व्यक्ति की होगी वो उस पैसे को यूज़ करके ले सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। एक उदाहरण यहाँ पर आपको, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो जूता बनाता है। क्या करता है? एक व्यक्ति जो जूते का निर्माता है, जूता बनाता है, मतलब उसके पास में शूज़ हैं, जूते हैं, और वो बाज़ार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? गेहूं की। उसके पास में क्या है? जूता। तो वो किसी को जूता जो है वो देना चाहता है और बदले में उससे गेहूं लेना चाहता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में गेहूं हो, मतलब जो उसको गेहूं देने के लिए तैयार हो जाए, और दूसरा उस गेहूं वाले व्यक्ति को, जो उसको गेहूं दे रहा है, उसको जूते की आवश्यकता हो। ये दो तरफा होगा, तब जाकर विनिमय होगा। यदि मान लीजिए कि मेरे पास गेहूं है लेकिन मुझे जूते की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वो विनिमय नहीं करूँगा। मेरी बात समझ में आ रही? मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसके साथ विनिमय करूँगा। तो जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले क्या करेगा? मुद्रा प्राप्त कर लेगा, और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। तो यदि मुद्रा एक माध्यम है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सबसे सरल साधन है, अगर मुद्रा है तो वो क्या करेगा? अपने जूते जो है वो बेचेगा, बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा और उस मुद्रा से गेहूं खरीद लेगा। कितना सिंपल हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए सीधे गेहूं से विनिमय करता, मतलब सीधा गेहूं खरीदता, तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो गेहूं भी बेचना चाहता है और दूसरा जिसे जूते की भी आवश्यकता है, जो जूते भी खरीदना चाहता है, तब जाकर ये पूरी प्रोसेस होती। और ये काम जब हम मुद्रा के जरिए कर रहे हैं तो कितना आसान हो गया भाई। कोई भी व्यक्ति उसके पास चला जाए, बस उसके पास मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा देगा, जूते खरीद लेगा, और उसी मुद्रा से वो कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। इज दैट क्लियर? इसलिए हम मुद्रा को विनिमय का
साधन बनाए हैं। ये इसीलिए इतना आसान माना जाता है, इतना बढ़िया माना जाता है। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। मैंने कहा था आपसे भी, ये दो तरफा होता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, दोनों तरफ से उस चीज की आवश्यकता होनी चाहिए जो उनके पास है। मेरे पास जूते हैं और मुझे गेहूं चाहिए, तो सामने वाले के पास गेहूं होना चाहिए और उसे जूते की आवश्यकता होनी चाहिए, तब जाकर ये होगा। ये दोहरा संयोग हो गया। लेकिन ऐसा मुद्रा में नहीं होगा। मुद्रा एक कॉमन साधन हो गया, ठीक है, जो सबके पास होता है और वो अपना विनिमय आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये ध्यान रखिएगा शब्द। अर्थशास्त्र की भाषा में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग इस प्रकार की चीज को कहा जाएगा। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना एक अनिवार्य विशिष्टता है। ये बहुत जरूरी है। अगर कभी आपको लगे कि मुद्रा को हटाकर और क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जिसको जो चीज चाहिए वो दूसरे से ले ले और बदले में उसको अपने पास जो है वो दे दे, हो सकता है, लेकिन इसमें कितनी कठिनाई आएगी अभी तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या कहा? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना एक अनिवार्य शर्त है, कंडीशन सप्लाई वाली बात है, नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे लोगों को जो चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से वो लेना चाहते हैं वो चीज, बदले में उसको उनके पास जो है वो नहीं चाहिए, तो इसलिए कई सारे सौदे तो हो ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा दोष है वस्तु विनिमय प्रणाली का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर ये है इसकी डेफिनेशन। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है और वही वस्तु जो है दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा भी रखता हो। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, अब जहां जैसे हमारी अर्थव्यवस्था, सारी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का प्रयोग होता है, वहां मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके, क्या भूमिका है मुद्रा की? मध्यवर्ती भूमिका, दोनों के बीच में एक सेतु का काम, दोनों को जोड़ने का। उसको मुद्रा मिल जाएगी, उसको सामान मिल जाएगा। इस प्रकार की भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती। अब जरूरत नहीं है मुझे, अब वो उस आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत ही नहीं, मेरे पास पैसा है और पैसा तो हर व्यक्ति, अब आप ये सोच सकते हैं कि वो पैसा लेने से मना कर दे, तो यही तो नहीं कर सकता। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा होगा कि यदि मान लीजिए मैं उसे जबरदस्ती गेहूं देने की कोशिश कर रहा हूं, उसे नहीं चाहिए, वो मना कर देगा कि मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। लेकिन मुद्रा वाले मामले में वो मना नहीं करेगा। मुद्रा आप देंगे तो वो बाकायदा आपकी मुद्रा को स्वीकार करेगा। यही तो खास बात है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई चिंता की बात ही नहीं है। मुद्रा एक प्रकार से मान्य, सरकार के द्वारा मान्य वो होता है। ठीक है, इसको मना नहीं किया जा सकता, लीगल टेंडर होता है इसका, इसके पीछे कानूनी वैधता होती है। जब तक कानूनी वैधता, लीगल टेंडर उसका होता है, तब तक देश में कहीं भी उस मुद्रा को स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता। हम सभी लोग, किसी भी आपने नोट देखा होगा 10 का, 20 का, 50 का, 100, 200, 500, 2000 का, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब इसका सीधा सा ये है कि आपको उतने रुपए का सामान देश में कहीं भी मिल जाएगा और कोई मना नहीं करेगा उसको लेने से। ये सबसे आसान हो जाता है। इसीलिए फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो जूते खरीदना चाहता है और गेहूं बेचना चाहता है। उसे केवल अपने जूते के लिए क्या करना है? खरीदार ढूंढना है। कोई भी आ जाए, चाहे उसके पास गेहूं हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, बस कोई भी आ जाए,
मुद्रा दे दे और बदले में जूते ले जाए और उस मुद्रा से वो भी वैसे ही खरीदारी कर सकता है। तो ये है मुद्रा, एक बहुत बढ़िया माध्यम है विनिमय का। इसकी जगह वस्तु विनिमय भी हो सकता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है, जटिल है, कठिन है और उसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी चाहिए। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यदि ना हुआ हो तो सोच के देखिएगा थोड़ा सा शांत दिमाग से, ढंग से, कि मान लीजिए कि मैं पैसे को छोड़कर किसी और चीज़ के बदले किसी से कोई चीज़ लेना चाहूँ तो कितनी समस्या आएगी। पहले तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आपके पास वाली चीज़ को लेना चाहता हो, उसे उसकी आवश्यकता हो, और बदले में आपको जो आवश्यकता हो वो उसके पास हो। नहीं तो फिर ये कैसे होगा आदान प्रदान। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या कोई भी वस्तु खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे क्या बोला जाता है, विनिमय का माध्यम। ये मध्यस्थता का काम करती, दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है। आप भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में चले जाइए जहां पर आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आपके जेब में कोई नोट है, पैसा है, आप उस पैसे से वहां से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। बिना जाने पहचाने वो व्यक्ति आपको कैसे दे देता है सामान, क्योंकि वो उस मुद्रा को जानता है। आपको नहीं भी जानता, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। और यही मैं कह रहा हूं कि उस मुद्रा के पीछे कानूनी वैधता है कि वो आपसे किस भरोसे पे स्वीकार कर लेता है। वो इस भरोसे पे स्वीकार कर लेता है कि उसको भी कोई मना नहीं करेगा, इसी मुद्रा से वो भी कुछ खरीद सकता है। अब इसको समझिए कि हमारे देश में रुपये को कानूनी वैधता है। अगर कोई डॉलर लेकर आए, यूएस डॉलर लेकर आए और भारत में किसी दुकान पर जाकर उसको 50 यूएस डॉलर दे और बदले में कोई सामान खरीदना चाहे, तो वो व्यक्ति उसको सामान देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? ये भी तो नोट है, ये भी तो करेंसी है, लेकिन भारत में उसको लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अगर सामान दे देगा और बदले में उसने अगर वो $50 ले लिए और वो कहीं जाएगा तो उसको कोई सामान नहीं देगा, वो नोट उससे कोई लेगा नहीं, वो यहाँ चलने वाला नहीं। हम कहते हैं ना कि ये नोट नहीं चलेगा, चलेगा मतलब कि इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। यही तो है माध्यम। और ये एक ऐसा माध्यम है जो अजनबियों को जोड़ देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन हम मुद्रा के माध्यम से सामान खरीदते बेचते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, विनिमय का माध्यम, क्योंकि ये क्या करता है, ये इस पूरी प्रक्रिया में आपने सामान की मांग की, उसने आपको सामान दिया, आप वापस आए, इस बीच में इसने मध्यस्थता का काम किया था, ठीक है। मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में बात करते हैं। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है, ठीक है, लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। अभी तक की पूरी जो मैंने आपको समझाया है स्टोरी से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले, जब सिक्के नहीं चलते थे, सिक्कों का चलन नहीं हुआ था, उससे पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। पहले बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया सिक्कों के चलन के पहले। बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ भारतीयों ने अनाज का और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया है। मतलब किसी भी व्यक्ति को इतना अनाज दे दो, बदले में उससे सामान खरीद लो, उसी अनाज को देके वो भी कोई सामान खरीद लेगा। तो अनाज का मुद्रा के रूप में, पशु का मुद्रा के रूप में पहले प्रयोग किया गया हमारे यहाँ। ये तब की बात है जब सिक्के नहीं थे, जब सिक्कों का चलन नहीं हुआ था। इसके बाद हमने सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन किया। फिर हमने सोने के सिक्के भी चलाए, तांबे के चलाए, चांदी के चलाए, अलग अलग धातु। हम इतिहास पढ़ते हैं, आप लोग इतिहास पढ़ते हो तो आपने इतिहास में देखा होगा प्राचीन काल में, ठीक है, अलग अलग काल में अलग अलग वंशों के राजाओं ने, अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग मुद्राएं जारी की। किसी ने सोने की मुद्राएं जारी की, स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो किसी ने चांदी की, किसी ने तांबे की, किसी ने कांसे की, है ना। हम सातवाहनों की बात करते हैं, हम इसके अलावा गुप्तों की बात करते हैं जिन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के जारी किए। हम कुषाणों की बात करते हैं जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए।
तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की धातुओं की मुद्राएं भी हमने देखी है। इनका चलन पिछली सदी तक रहा है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी चलती है, मतलब कागज के नोट और सिक्के। करेंसी नोट, ठीक है, मतलब कागज के नोट आपके और सिक्के। अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ 5 के 10 के सिक्के चलते हैं, इसके साथ में नोट चलते हैं कागज के। तो ये आधुनिक रूप से हम लोग इसका प्रयोग इस समय कर रहे हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अब हम चाहे नोट को ले लें तो वो तो कागज का बना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रतीक मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको कहते हैं प्रतीक मुद्रा। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रतीक मुद्रा। इसके अलावा जो सिक्के हैं वो भी हमारे सोने के नहीं बने हुए हैं, चांदी या तांबे के नहीं, मतलब बहुमूल्य धातुओं के नहीं बने हुए हैं। अनाज और पशुओं की तरह ये रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं है, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि जिसका हम उपयोग करते हैं रोजमर्रा। अनाज तो हमारे उपयोग में आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि अनाज हमारे पास था, पहले अनाज के माध्यम से विनिमय होता था। अब आपके पास अनाज है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी आपकी रोजमर्रा की चीज़ें हैं। पशु भी आपके काम आते हैं। पर ये चीज़ें ऐसी है कि अगर जैसे अभी 500 के नोट को ले लो, जो बंद हो चुके हैं पुराने वाले 1000 के नोट, अब ये किसी काम के नहीं है आपके। अगर आपके पास कोई पुराना 1000 का नोट रखा हो या 500 का पुराना नोट रखा हो 2016 के पहले वाला, तो आप सभी जानते हैं कि नोटबंदी के पहले के नोट अब हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, कई बार अगर आपका सामना होता होगा ऐसे पुराने नोट से, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने कहीं छिपाए हों, रखे हों, वो भूल गए हों, यदा कदा घर में दिवाली की साफ सफाई में या कभी भी ऐसी कोई चीज़ में वो आप देखेंगे कि वो नोट निकल जाते हैं। अब वो हमारे किसी काम के नहीं, वो 500 और 1000 के नोट अब हमारे काम के नहीं रहे। ठीक है, थोड़े दिन पहले मेरे ही एक किताब से मुझे 500 का पुराना नोट मिला, आपको भी ऐसे मिल जाते होंगे। तो ये हमारी रोज़मर्रा की काम आने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, और एक बार अगर ये प्रचलन में ना रहे तो इनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। अगर सोने का सिक्का हो तो भले ही वो सोने का सिक्का नहीं भी चलेगा तो वो बहुमूल्य धातु है, उस सोने को बेचकर आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल ही नहीं है। ये नोट, ठीक है, और ये सिक्के एक बार अगर प्रचलन से बाहर हो जाए तो इनका आपके लिए कोई यूज नहीं। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? ये फिर अगला क्वेश्चन है कि जब हमने वो 2000 का नोट देखा और उस नोट की 2000 की वैल्यू ही नहीं है, उस कागज का 2000 का मूल्य ही नहीं है, वो कागज 2000 का नहीं है, तो उसे क्यों स्वीकार किया गया है? ये अगला क्वेश्चन है। पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि मुद्रा को ही माध्यम क्यों बनाया, मुद्रा की जगह किसी और चीज को माध्यम क्यों नहीं बना लेते एक्सचेंज का, विनिमय का? तो वो हमें समझ में आ गया कि ये सबसे सरल साधन है, सबसे बढ़िया है। फिर दूसरा कि ये प्रतीक मुद्रा को क्यों अपनाया गया, ठीक है, इनको क्यों स्वीकार किया गया? तो इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। ये उस देश की सरकार के द्वारा प्राधिकृत होता है। प्राधिकृत का मतलब क्या है? प्राधिकृत का मतलब ऑथोराइज्ड। सरकार के द्वारा आपको ये अधिकार दिया जाता है कि जितनी मुद्रा आपके पास है उतने का सामान आप ले सकते हैं, उतने का सामान आप प्राप्त कर सकते हैं, उतने की वस्तुएं खरीद सकते हैं। अभी आपको पता है हमारे यहाँ जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं हम लोग। ये केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। आपको पता है देश में अलग अलग जगह बैंक नोट प्रेस है, ठीक है, करेंसी नोट प्रेस है, जहाँ पर से हमारे यहाँ पर करेंसी जारी की जाती है, नोट छापे जाते हैं। 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 तक के नोट छापे जाते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है।
मतलब यदि मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि एक नोट हो और उस नोट के ऊपर अगर 2000 लिखा हो और इस प्रकार से छपा हो तो 2000 का सामान मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये प्राधिकृत नहीं है सरकार के द्वारा। अगर आप अपनी मुद्रा चलाना चाहें, अपने नोट चलाना चाहें, तो मार्केट में कोई आपको उससे कोई सामान नहीं देगा। अगर आप घर में कोई नोट छाप लें या नोट बना लें या किसी कागज़ पर खाली 2000 लिख दें और आप उस नोट को लेके जाएंगे तो कोई नहीं चलने वाला, कोई सामान नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बात की परमिशन ही नहीं है। भारत में आरबीआई के सिवाय किसी और को नोट छापने की अनुमति ही नहीं है और इसीलिए आरबीआई के द्वारा छापे गए नोटों को पूरे भारत में स्वीकार किया जाता है प्राधिकृत मुद्रा के रूप में। और इसीलिए उसमें लिखा होता है कि धारक को इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर आपने देखे होंगे, उसके साइन होते हैं। मतलब आरबीआई की गारंटी है आपको कि आपका ये नोट भारत में कहीं भी आप ले जाओगे तो विनिमय का माध्यम बनेगा। और यदि सरकार उस गारंटी को वापस ले ले तो ये नोट भी बाकी नोटों की तरह हो जाएगा जो किसी काम के नहीं, फिर ये नोट नहीं चलेगा। जैसे हमारे जो 2016 में हमारे यहाँ पर नोटबंदी हुई थी और उसके बाद में कैसे वो पुराने 500 और 1000 के नोट अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। तो ये पहले चल रहे थे, अब नहीं चल रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले इसके पीछे लीगल टेंडर था, ठीक है, इनको प्राधिकृत किया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है, इसलिए आपको अब सरकार ने मना कर दिया कि अब हमारा इस मामले में कोई प्राधिकृत नहीं है, ये नोट, इनको कोई प्राधिकार नहीं है। और यदि आप इनको लेकर जाएंगे तो आपको कोई गारंटी नहीं कि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। कुल मिला के उनका जो लीगल टेंडर था वो ले लिया गया। तो ये सिर्फ आरबीआई को प्राधिकार है, इसीलिए ये नोट पूरे भारत में चल जाते हैं। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। ये वैधता ही तो लीगल टेंडर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे कानूनी शक्ति है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए हमारे आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नोट को लेकर, और कोई भी व्यक्ति उस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है, ठीक है, वो अलग बात है कि सरकार ने उसका लीगल टेंडर रद्द कर दिया हो, उस नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया हो। जब तक सरकार ऐसा ना करे तब तक तो कोई मना नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि यही तो पावर है। अगर लोग मना करने लगे तो फिर तो कोई भी उस मुद्रा को स्वीकार नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बहुत सारे जगह अभी ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ कि 5 के जो नोट हैं पुराने नोट, वो कई सारे जगह पर लोग लेने से मना करने लगे हैं। क्या आप मानेंगे कि अभी मैं अपने ही शहर का बताऊं आपको कि अभी तक आरबीआई ने 5 रुपए का नोट जो है प्रचलन से बाहर नहीं किया है, अभी भी वो लीगल टेंडर रखता है। लेकिन कई जगह व्यापारी 5 रुपए का नोट अब नहीं ले रहे। और आप देखेंगे कि जब ऐसा होता है ना तो दूसरे लोग भी उस 5 के नोट को लेने से कतराते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने किसी को कोई सामान दिया और बदले में उसने आपको 5 का नोट दिया, तो आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यापारी उस नोट को नहीं ले रहा, तो आपके काम क्या आएगा? वो आपके क्या काम का वो नोट? आपके किसी काम नहीं आने वाला। तो जब ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं एक संकट आता है, ठीक है, और इसीलिए ये वैधता देनी जरूरी है। नहीं तो अगर ऐसा होने लगा ना दूसरे नोटों के साथ, तो लोग नोट को स्वीकार करने से मना करने लगेंगे, तो फिर तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि मुद्रा ही नहीं चलेगी तो विनिमय कैसे होगा, सौदे कैसे होंगे। तो इसीलिए इनको वैधता देनी होती है, वैधता प्रदान की जाती है, और इसीलिए इनको मना नहीं कर सकता कोई। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब यदि आप भारत में कहीं कुछ खरीदारी करें, बदले में उसको डॉलर दें, यूएस डॉलर, वो लेने से मना कर दे तो बिल्कुल कर सकता है। पाउंड दे ना ले, येन दे, ठीक है, आप कोई भी मुद्रा दें, उसको यूरो दें और वो नहीं ले तो वो मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। लेकिन रुपए में
कोई मना नहीं कर सकता। पूरे देश में कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को, ये जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि धारक को इतने रुपए देने का वचन, ये क्या है? हमारे पास 500 का नोट है, उसमें लिखा है कि 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब यही है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में इस नोट को देने पर 500 रुपये तक की वस्तु आप खरीद सकते हैं। 500 रुपये मूल्य तक का सामान आपको मिलेगा और कोई मना नहीं कर सकता। ये बोल दे कि भाई हम तो आपको जानते ही नहीं है, आप कहाँ से आए हैं। आपने कहा आप नॉर्थ ईस्ट घूमने गए, ठीक है, और आपने नोट दिया, उसने मना कर दिया, बोले हम नहीं जानते आप कहाँ से आए, यूपी से आए हैं, बिहार से आए, मध्य प्रदेश से आए हैं, तो हम आपका नोट नहीं ले सकते, हम तो आपको जानते ही नहीं। कोई मना नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। लोग मुद्रा, ठीक है, अब देखो मुद्रा को बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। आपके पास जब पैसा होता है तो आपके पास बहुत सारा पैसा ऐसा भी होता है कई बार जो आपके अभी काम का नहीं है, आपके पास अतिरिक्त पैसा एक्स्ट्रा मनी है कुछ, तो उसको लोग बैंक में जमा कर देते हैं क्योंकि वहाँ सुरक्षित रहती है, बदले में ब्याज भी मिलता है। तो बहुत सारे लोग मुद्रा को क्या करते हैं, बैंकों में निक्षेप के रूप में, निक्षेप का मतलब है जमा, जमा के रूप में भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए आज अगर आपके पास बैंक में 1,00,000 रुपया जमा है और कोई आपसे पूछे कि आपके पास कुल कितना रुपया है, तो आप क्या कहेंगे, 1,00,000 रुपया। आपके पास है नहीं है ना, बैंक में वो तो, पर वो भी आपकी ही मुद्रा है। बैंक में आपकी जो जमा है, जो आपका निक्षेप है, वो आपकी मुद्रा ही है। तो कई सारे लोग मुद्रा को बैंकों में जमा के निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। जैसे अभी आप अगर मान लीजिए कि आपको एक साथ कहीं से 50,000 रुपया मिलता है। अब आपको अभी तो 50,000 रुपये की जरूरत नहीं है, मान लीजिए आपको राशन लाना है, आपको सामान लाना है कुछ, तो 50,000 रुपया तो ज़्यादा है। तो बाकी पैसा जो अतिरिक्त है उसको व्यक्ति क्या करेगा, उसको व्यक्ति बैंक में जमा कर देगा। जैसे हर महीने के आखिर में वेतन पाने वाले, जिन लोगों को महीने के आखिर में, आजकल तो सारा बैंक में ही आता है सीधा, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको वेतन नगद में मिल जाए पूरे महीने का, तो आज तो वो सारा पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, वो तो धीरे धीरे हमें लगेगा, तो उसको अतिरिक्त पैसे को कई बार लोग क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, इस नकद का मतलब कैश, ये जो एक्स्ट्रा कैश है उनके पास, ठीक है, इस एक्स्ट्रा कैश को वो क्या करते हैं, इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर, अकाउंट खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक, अब यहाँ हम समझेंगे बैंक का पूरा मामला। बैंकिंग सिस्टम को समझने से पहले, बैंकों से जुड़ी हुई चीज़ों को समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि दरअसल बैंक करते क्या हैं, बैंकों का काम क्या है, ठीक है। तो बैंक का काम क्या है, बैंक जो है आपसे अतिरिक्त जमा को स्वीकार करते हैं। आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपसे वो पैसा स्वीकार करते हैं, मतलब वो पैसा आपसे ले लेते हैं। बदले में वो आपको उस पैसे पे कुछ अतिरिक्त पैसा देते हैं, मतलब आपको ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के लालच में भी आप जमा कर देते हैं कई बार। फिर दूसरा, सुरक्षित भी है पैसा। बैंक उस पैसे का क्या करेगा, ऐसे कई लोग जिनके पास कम है, आपके पास तो ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के पास कम है, उन्हें और चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति घर खरीदने जा रहा है, उसके 10 लाख रुपए का उसको घर खरीदना है, उसके पास 6 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो बैंक से ले लेगा। तो उसी पैसे को बैंक क्या करता है, दूसरों को ऋण दे देता है। इसी को कहते हैं साख, लोन दे देता है। इसी को आप लोग होम लोन के नाम से जानते हैं। ऑटो लोन, होम लोन, एडुकेशन लोन, बहुत सारे लोन होते हैं जिससे इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अब आपने उस पैसे को क्या किया, उस पैसे को बैंक को दिया, बैंक ने किसी और को दे दिया, बदले में उससे भी ब्याज लिया, उससे ब्याज लिया, आपको दिया, तो जो ब्याज उससे लिया उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेगा जिससे उसका खर्चा, प्रॉफिट वगैरह चलेगा, और कुछ हिस्सा वो आपको दे देगा। कुल मिलाकर बैंक ने क्या किया, बैंक ने भी मध्यस्थता का काम किया। बैंक ने भी क्या किया, बैंक ने भी मध्यस्थता का काम किया। आप दोनों, अब आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो बैंक बीच में है और बैंक के माध्यम से आदान प्रदान हो गया। बैंक ये जमा को स्वीकार करते हैं, बैंक आपके पैसे को स्वीकार करेगा, जमा कर लेगा,
और इस पर आपको सूद भी देता है। सूद का मतलब होता है ब्याज, ब्याज जिसे आप लोग इंटरेस्ट कहते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। अगली चीज, पहला तो ब्याज मिलता है, आपको थोड़ा पैसा ज्यादा ही मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। फिर पैसा सेफ, सुरक्षित, घर में चोरी होने का खतरा, ठीक है, सुरक्षित रहता है। और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो आपको वापस आप कभी भी मिल सकता है। किसी भी समय आपको यदि वो पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसा ज़रूरी है, आज ही चाहिए, तो आप तुरंत बैंक से वो पैसा वापस भी ले सकते हैं। तो आपको वो पैसा निकालने की सुविधा भी होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। आई मेरी बात समझ में आपको? मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, मतलब आपने पैसा जमा किया और आज आप पैसा जमा करके घर आए और इसके अगले ही दिन, आपको पता नहीं था कि आपको पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगले ही दिन मान लीजिए कोई काम आ गया, आपको अभी पैसा चाहिए, पैसा तो बैंक में है, तो आप तुरंत जाए और आप उस पैसे को वापस बैंक से मांग सकते हैं और आपको बैंक वापस वो पैसा दे देगा। इसीलिए इसको मांग जमा कहते हैं। मांग पर ये आपको वापस दिया जाता है, जब भी आप मांग करेंगे पैसा वापस दे दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जमा कर दिया, अब आपको ये पैसा वापस एक निश्चित समय के बाद मिलेगा। अब व्यक्ति को बीच में कभी जरूरत पड़ जाए तो, इसीलिए तुरंत आपको पैसा वापस मिल सकता है। तो ये मांग जमा होती है। बैंकों की जमाएं जो होती है ना भाई, बैंक में जितना भी पैसा बैंक में लोगों के पास से आता है, इसको बोलते हैं जमा। और ये जो जमा, ये जो डिपॉजिट है, ये दो तरह का होता है, एक मांग जमा और एक होता है सावधि जमा। यहां एक और आप सुनोगे, सावधि जमा, एक फिक्स टाइम के लिए, इसको आप फिक्स डिपॉजिट कहते हो। कि भाई हमने बैंक में पैसा जमा किया और हमें लगता है कि अगले 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हमें पैसा नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। इससे आपने जब पैसा फिक्स डिपॉजिट किया, आपने पैसा जमा कर दिया, आपने कहा कि इतने समय तक हमें नहीं चाहिए, तो आप बैंक भी निश्चित हो गया। भाई मांग जमा में तो क्या हो रहा है कि भाई व्यक्ति वापस अभी आधे घंटे बाद ही आ जाए, कल ही आ जाए, तो देना पड़ेगा, पता नहीं कब वापस लेने आ जाए। लेकिन जब वो सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, तो वो व्यक्ति वापस आएगा, ये पहले से तय होगा कि वो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल कब वापस पैसा लेगा। तो इतने समय में बैंक उस पैसे को निवेश कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इस पैसे को वो एक प्रकार से मान सकता है कि ये पैसा वापस अभी लेने नहीं आएगा, तो इसको कहीं और लगा दिया जाए। तो चूंकि जब आप इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं, तो बैंक भी निश्चित हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ब्याज भी ज़्यादा दिया जाता है, अधिक ब्याज दिया जाता है। मांग जमा पर आपको इतना ब्याज नहीं दिया जाता। इसका क्या कारण इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि आप कभी भी पैसा वापस लेने आ सकते हैं। जब बात आती है मांग जमा की, तो बैंकों को ये पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति कब पैसा लेने आ जाएगा, लेकिन सावधि में वो भी निश्चिंत होता है। इसीलिए ये मांग जमा में आप कभी भी वापस जाकर अपना पैसा मांग सकते हैं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा भी देता है। एक और फैसिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई, एक सुविधा और है, और वो क्या है? यह सुविधा इसे मुद्रा का विभिन्न विनिमय का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। मतलब एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपके बैंक में पैसा है, आपके पास में 1 लाख रुपया है बैंक में, और आपको किसी को 10,000 रुपये का भुगतान करना है, ठीक है, ध्यान से समझो। आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको किसी को 10,000 रुपया पे करना है, भुगतान करना है। अब आप क्या करें? आप बैंक जाएं,
10,000 रुपये निकालें और उस व्यक्ति को 10,000 रुपया दें। हो गया। एक और तरीका है, एक सुविधा और मिलती है आपको इसमें। आप बैंक मत जाइए, आपको पैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक चेक से पेमेंट आप सबने किया होगा, उस व्यक्ति के नाम से एक चेक बना दीजिए 10,000 रुपये का, ठीक है, और उसको दे दीजिए। वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति उस चेक को लगाएगा अपने बैंक में और उतना पैसा आपके बैंक से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा या उसको सीधा उतना पैसा बैंक दे देगा। मतलब आपको कहीं कोई करने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चेक के माध्यम से भी यहाँ पर विनिमय हो गया। तो चेक भी एक प्रकार की मुद्रा का काम करता है। जब हम देखते हैं ना 50,000 रुपये का चेक हमारे पास है, मतलब हमारे पास 50,000 रुपये की मुद्रा है, ठीक है, और वो 50,000 रुपये हम कभी भी बैंक में जाके वो दिखाएंगे चेक, हमें मिल जाएगा तुरंत, या हम उस चेक को जमा कर देंगे तो हमारे अकाउंट में आ जाएगा पैसा। तो ये एक और सुविधा देता है, और वो क्या देता है कि आप चेक से भुगतान कर सकते हैं। चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। बस सीधी सिंपल सी बात है। आपको जिस व्यक्ति को जितना पे करना है, ठीक है, जितना आपको पे करना है जिस व्यक्ति को, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उतने का उसके नाम पर एक चेक काट देना है और वो व्यक्ति को वो भुगतान हो जाएगा। मतलब आपको कैश में लेन देन, नकद में लेन देन करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, ठीक है। चेक एक ऐसा कागज है, चेक क्या है, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो ये चेक जब हम देखते हैं ना, चेक क्या है, ये कागज ही तो है, पर उस कागज में आप अपने बैंक को ये आदेश देते हो कि ये व्यक्ति को जिसका आपने नाम लिखा है, जिसका अकाउंट नंबर, उस व्यक्ति को इतना भुगतान कर दिया जाए। मेरे खाते में से आपके पास जो भी पैसा होगा उस खाते में से, उस पैसे में से उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा, उतना उतना भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक माध्यम हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। ये मांग जमा जो है ये भी तो एक प्रकार की मुद्रा हो गई ना। मतलब जो पैसा आपका बैंक में जमा है मांग जमा के रूप में, वो भी तो एक मुद्रा है। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मांग जमा के माध्यम से जो पैसा आपका बैंक में जमा है उसके माध्यम से भी पे कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। बस यही मैं आपको बता रहा हूँ, बिना नकद, कैश में लेन देन नहीं हुआ। इसकी एक और खासियत, सबसे अच्छी बात, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है। जब आपके बैंक में अकाउंट में पैसा जमा होता है आपका, तो आपको बताना पड़ता है कि ये पैसा कहाँ से आया, मतलब ये पैसा सारा लीगल होता है, ठीक है, वाइट मनी होगा सारा। फिर आप किसी व्यक्ति को पे करोगे, चेक से करोगे, तो ये पूरा सारा ट्रांजेक्शन ये पूरा दिखाई देगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कहाँ गया। उस व्यक्ति की इनकम में भी ये शो करेगा कि उस व्यक्ति को इतनी इनकम आपसे हुई है, ठीक है। इस पर आपको भी टैक्स पूरा देना होता है, उस व्यक्ति को भी टैक्स देना होगा, और इससे एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आती है। जब हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, काले धन की बात करते हैं, तो ये नगद में होता है, कैश में होता है। क्यों? क्योंकि इस धन का, इस पैसे का सोर्स नहीं बता सकते कि कहाँ से आया, है ना, या हमने टैक्स छुपाने के लिए इस इनकम को शो नहीं किया, है ना। जो इनकम, जो पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, देना चाहिए था, वो भी तो ब्लैक मनी में आता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी इनकम को छुपा लेता है और वो उस पैसे को कैश में लेन देन करना जो है प्रेफर करता है। जब वो कैश में करता है तो ये पैसा शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता, उसको टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। और जिस व्यक्ति को वो पैसे दे रहा है उसकी भी इनकम में ये शो नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी इस चीज़ को, उसका टैक्स भी बचा लेगा। तो इस प्रकार से चेक से भुगतान करने का, इसीलिए हम कहते ना कि आज हम चाहते हैं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन क्या हो, कैशलेस हो। हम कैसी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, आप सभी सुनते होंगे ये वर्ड बार बार,
कैशलेस इकोनॉमी, नगद रहित, हम कैश में। इसके अलावा जैसे आप फोन पे से, पेटीएम से, चेक से या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कैसे भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन कहलाता है, जिसमें आप नगद नहीं दे रहे और इसका पूरा लेखा जोखा होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बैंक के थ्रू हो रहा है ना। पेटीएम, फोन पे भी एक प्रकार के बैंक हो गए आजकल। तो ये सारी चीज़ें कैशलेस इकोनॉमी में आती हैं और इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे ब्लैक मनी को हतोत्साहित होती है, ब्लैक मनी जो है वो कम जनरेट होती है। तो ये सब हमारा एक प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बैंक ने जनता से पैसा तो ले लिया, पैसा तो आपने बैंक में दिया, जमा कराया, बैंक ने लिया आपको, लेकिन बैंक उस पैसे का करता क्या है, क्यों ले रहा है आपसे पैसा? क्या आपके पास रखने की जगह नहीं थी तो वहां पर रखने की जगह तो उसने रख लिया आपका पैसा? तो उस पैसे का करता क्या है? तो यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है जो आपको समझना है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास कैश के रूप में रखेगा। सबसे पहले तो बैंक क्या करेगा, जितना उसके पास पैसा आया, नगद जमा जो हुआ उसके पास, मांग जमा, उस पैसे का एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा बैंक क्या करेगा, एक हिस्सा बैंक रखेगा अपने पास कैश के रूप में। क्यों रखेगा? इसलिए कि अगर मान लीजिए कल जो लोग आएंगे वापस अपना पैसा लेने, मैंने कहा ना कि आपको कभी भी पैसे की जरूरत हो तो वापस जाके बैंक से ले सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आप बैंक में 100 रुपया आया और 100 की 100 रुपया बैंक ने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया। कल से कोई व्यक्ति आया और अपना पैसा वापस लेना है, बैंक ने कहा हमारे पास तो पैसा ही नहीं, सारा पैसा तो हम इन्वेस्ट कर चुके। क्योंकि उस व्यक्ति को भी तो पैसा देना है ना, इसीलिए बैंक क्या करता है, एक छोटा हिस्सा अपने पास कैश के रूप में रख लेता है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखता है। अगर हम इसको मान लें तो सीधी बात है कि 100 रुपये में से 15 रुपया तो कैश के रूप में रखना पड़ेगा। आपने कैश रिजर्व रेशो के बारे में सुना होगा। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CRR। तो बैंक क्या करता है, तरल रूप में कैश के रूप में अपने पास एक हिस्सा रख लेता है, इसीलिए ताकि जो लोग वापस अपना पैसा लेने आएंगे जरूरत पड़ने पर उनको भुगतान किया जा सके, उनको दिया जा सके। बाकी का क्या करता है, चलिए ये तो समझ में आ गया। ऐसा क्यों किया गया, किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया। ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग आ जाएंगे, जितना भी पैसा बैंक में जमा है सभी लोग आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ उसमें से आ सकते हैं। तो एक संभावना ये है कि इतना प्रतिशत हो सकता है कि लोग वापस आ जाए, तो इसलिए एक अमाउंट उसमें से रख लिया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है, इतने कैश से बैंक का काम चल जाता है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा उसको कैश नहीं रखना पड़ता अपने पास, तो उसने इतना नकद रख लिया। बाकी बैंक जमा राशि का एक बड़ा भाग, जैसे हमने अभी देखा कि 15 रखा, तो जो बचा है 85, उसका एक बड़ा भाग ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे को किसी दूसरे को ऋण के रूप में दे देगा, लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में दे देगा। जैसे आज मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा था तो उसने बैंक में जमा कर दिया। ये भी हो सकता है कि किसी के पास कम हो, ये भी हो सकता है कि किसी के पास में पैसा कम हो, तो वो क्या करेगा, वो बैंक से पैसा ले ले और उस पैसे से अपना काम कर सकता है, बाद में वो धीरे 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 बैंक को दे देगा पैसा वापस। तो बैंक इस पैसे का इस्तेमाल ऋण देने के लिए करता है। ऋण की जो मांग है वो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए होती है, बहुत सारे काम के लिए ऋण चाहिए। किसी को घर के लिए ऋण चाहिए, किसी को व्यापार करने के लिए ऋण चाहिए, किसी को अपने लिए कोई नया माल खरीदना हो, कच्चा माल खरीदना हो, या उद्योग के लिए, कारखाने के लिए, तो ऋण चाहिए। कोई नई मशीन लानी हो तो ऋण चाहिए, किसी को कार चाहिए तो ऋण चाहिए, किसी को पढ़ना है तो वो ऋण ले लेता है। बहुत सारे कामों के लिए ऋण की मांग रहती है, किसानों को खेती करने के लिए रहती है।
बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बैंक क्या करता है, जो पैसा, जो जमा राशि है लोगों की, उसका इस्तेमाल करता है लोगों की इस ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो आपने जमा किया कहाँ पर? बैंक में। बैंक ने ये पैसा दे दिया किसी को उधार, क्या कर दिया? ऋण दे दिया। अब इस व्यक्ति से बैंक क्या करेगा? ब्याज वसूलेगा, ठीक है, और आपको बैंक ब्याज देगा, क्योंकि आप ही के पैसे से तो ऋण दिया गया था, पैसा तो आपका ही है। तो इसने इससे ब्याज लिया और इसने आपको ब्याज दे दिया। तो बैंक का क्या फायदा? फिर बैंक कैसे चलेगा? बैंक के कर्मचारियों की सैलरी कहाँ से आएगी? बैंक के डेली के खर्चे कहाँ से होंगे? ठीक है, बैंक का पैसा तो कुछ था ही नहीं, बैंक ने आपसे लिया था और दूसरे को दे दिया, उससे लिया आपको वापस दे दिया। तो अब यहाँ पर बैंक की आय का क्या होगा? बस इतना सा है कि बैंक इस ब्याज और इस ब्याज में अंतर रखता है। वो यदि इससे 4% लेगा, 4% लेगा, तो वो आपको 2% देगा। मतलब 4 में से आधा हिस्सा अपने पास रखेगा, आधा वो आपको दे देगा, मतलब उसमें उसकी भी कमाई होगी। अब इसमें जोखिम जो है वो तो बैंक का ही है। मान लें कि कल से बैंक ने किसी व्यक्ति को, आपने 1 लाख रुपए जमा किया बैंक में, बैंक ने उस किसी को 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, ब्याज के लिए, और वो पैसा आया ही नहीं। इस व्यक्ति ने वो 1 लाख रुपया बैंक को चुकाया ही नहीं। अब आप गए बड़े अच्छे से तैयार होके बैंक में, काम थे आपको, पैसे का बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, और आपने कहा कि लाओ मेरा पैसा दो। बैंक ने बोला आपका पैसा कहाँ, वो तो आया ही नहीं, वो तो ये व्यक्ति खा गया, दिया ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे? इसमें आपकी क्या गलती? ऐसे बहुत सारे ऋण होते हैं जो बैंक लोगों को देता है, लेकिन वो वापस नहीं आते, लोग वो पैसा चुकाते ही नहीं। हमने बहुत एग्जाम्पल देखे अभी अभी में, विजय माल्या का केस आपने देखा होगा कि बहुत सारा पैसा जो है हमारे यहाँ पर खाकर वो चले गए देश से बाहर, और ऐसे कई सारे विजय माल्या इस देश में है। बहुत सारे लोग बैंकों से पैसा लेते हैं, लेकिन वो पैसा वो बैंकों को चुकाते नहीं, वो पैसा बैंकों को वो देते नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति देना नहीं चाहता, मतलब उसकी नीयत खराब हो जाती है, उसको पैसा देना ही नहीं। तो कई बार व्यक्ति फ्रॉड करता है तो देता नहीं, और कई बार देने की स्थिति में नहीं होता कि मैंने बैंक से पैसा लिया और कोई व्यापार शुरू किया पर मेरा व्यापार ही बर्बाद हो गया, अब मैं बैंक को पैसा कहाँ से दूँ? कारण चाहे जो भी हो, इसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन बैंक का पैसा तो क्या हो गया? बैंक का पैसा तो डूब गया। बैंक को ये सब भी देखना होता है। आपने एनपीए शब्द सुना होगा, बहुत कॉमन है, गैर निष्पादन संपत्तियां, एनपीए। बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, ये न्यूज़ सुनी होगी आपने। क्या है ये? बैंकों ने जिन लोगों को पैसा दिया उनमें से कई लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो एनपीए कहलाता है, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये अच्छी बात नहीं किसी बैंक के लिए। आप अपने आप को समझो, क्या आप किसी भी, आप लोगों से पैसा लेते हो और दूसरों को देते हो। मान लीजिए कि आपने लोगों से 100 रुपया लिया और दूसरे को दिया, बदले में उस 100 रुपये के बदले आपको 200 रुपये मिले, ठीक है, तो उस 200 रुपये में से आपने 50-50 रुपये जो है प्रॉफिट बांट लिया, और 100 रुपये उसका वो हो गया जो मूल था, ठीक है। ये क्या हो गया? इससे आपको भी फायदा हुआ और जिस व्यक्ति का पैसा था उसको भी फायदा हुआ। लेकिन मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को आपने दिया वो आपको पैसा ही नहीं दिया, अब आपको 100 रुपये कहाँ से चुकाएंगे जो आपने लिए थे किसी से? कुल मिलाकर बैंक मध्यस्थता का काम करते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ता जाए तो बैंकों की स्थिति भी खराब हो जाएगी। इसलिए कई बार केंद्रीय बैंक से पैसा देना होता है, पड़ता है उन लोगों को, उनकी संपत्तियों को पूरा करना होता है, बहुत सारे दायित्व होते हैं बैंक के। इसीलिए आपने बेसल मानक के बारे में सुना होगा, बेसल सेकेंड, बेसल थर्ड, ये सब क्या है? ये इसी से जुड़ा है, जो हम बाद में आगे जाकर समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो वो सब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहीं से समझो कि लालू राम ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया और बैंक ने वो पैसा कालू राम को दे दिया,
लेकिन कालू राम ने वो पैसा बैंकों को दिया ही नहीं, तो अब लालू राम को बैंक क्या देगा? ठीक है, ठेंगा। यही समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये बैंक की रिस्क होती है। इस तरह बैंक क्या करते हैं, जिनके पास में अतिरिक्त राशि है, जिनके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, मनी है, धन है, उससे वो ले लेते हैं। जमा करता जिसे आप कह रहे हैं, जिसने जमा किया, डिपॉजिटर। और जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार, जिनको पैसा चाहिए, इनके बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। ठीक है, अब लालू राम कालू राम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन बैंक ने ये बीच में मध्यस्थता का काम कर दिया। एक से पैसे लिए, दूसरे को दे दिए, दूसरे से ब्याज लेके थोड़ा खुद रखा, थोड़ा उसको दे दिया, तो ये मध्यस्थता का काम करते हैं। अब देखो बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज वो ऋण पर लेते हैं। वही मैंने आपसे कहा कि एक जो बैंक ने, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी व्यक्ति से बैंक ने पैसा जमा किया, स्वीकार किया और किसी को दिया। ठीक है, ये हमारा कालू राम हो गया और ये हमारा लालू राम हो गया। तो लालू राम को क्या मिलेगा? इसको मिलेगा ब्याज। ठीक है, अपने जमा पर कुछ ब्याज मिलेगा, लेकिन ये ब्याज आएगा कहां से? बैंक के पास। बैंक ने इससे 100 रुपया लिया और बदले में 150 रुपए दिया, तो कहां से देगा? 50 रुपए कहां से कमाएगा? ये इससे कमाएगा। इससे जो इसको उधारी दर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? उधारी दर। ये भी ब्याज है। इससे उस पैसे पे थोड़ा सा ब्याज लेगा और उस ब्याज में से कुछ इसको दे देगा। तो इस प्रकार से बैंक क्या करता है, आप जब पैसा जमा करते हो तो आपको कम ब्याज देगा, लेकिन जब आप पैसा लेते हो बैंक से उधार तो आपको ज़्यादा ब्याज देना होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना होता है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बैंक को भी तो कुछ पैसा चाहिए अपने खर्चे के लिए। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। बैंक को पैसा यहां से बैंक कमाता है, इनकम का मेन सोर्स। आपसे पैसा जमा किया था तो आपको ब्याज दर, जो भी ब्याज दर पे आपको वो मिलेगा, और जो पैसा ले रहा है उससे ब्याज लेगा तो उधारी दर, उससे वो पैसा लेगा ब्याज के रूप में, और अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको क्लियर बता दिया कि दोनों किस प्रकार से मध्यस्थता का काम बैंक करता है दोनों के बीच। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, ऋण। और सामान्य रूप से जो हमारे यहाँ बोलते हैं उधार। कई सारी दुकानों पे आप जाते होंगे ना, वहाँ लिखा होता है आज नगद कल उधार, या उधार मना है, या उधार नहीं दिया जाता हमारे यहाँ। ऐसा उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए लिख दिया जाता है कि जो सामान खरीद लेते हैं, उधार ले लेते हैं, उसके बाद उस गली से ही नहीं गुजरते, फिर कभी दिखाई नहीं देते, फ़ोन ही नहीं उठाते। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और वो उधार देना ही बंद कर देते हैं, बार बार उनसे पैसे वसूलने के, पैसे लेने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए लोग उधार देना बंद कर देते हैं। तो ये जो उधार है, ये जो ऋण है, ये आपने हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत सारे देखे होंगे। आप देखे क्या होंगे, किया भी होगा। जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत कम ही ऐसे हो पाते हैं कि जिन्होंने जीवन में कभी किसी से कोई उधार ना लिया हो, कोई सामान, कोई कभी पैसा उधार ना लिया हो, सामान या ना लिया हो, ऋण ना लिया हो किसी प्रकार का। नहीं लिया है तो बेहतर है। यदि आपने अपने जीवन में, आपको अभी आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है किसी प्रकार से, किसी से कोई उधार लेने की, ऋण लेने की, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो हमारा एक सामान्य सी बात है कर्ज। लोग हर चीज़ के लिए, मैंने कहा ना, गाड़ी खरीदने के लिए भी आजकल तो फ़ोन, छोटी छोटी चीज़ें खरीदना, टीवी खरीदना हो तो बजाज फाइनेंस, ठीक है, लोग फाइनेंस करा लेते हैं। टीवी खरीदना हो, या गाड़ी खरीदना हो, या मोबाइल खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, रेफ्रिजरेटर के लिए भी मिल जाता है, हर चीज़ के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उधार
से आपका सभी का पाला पड़ा होगा। इससे हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, साहूकार मतलब यहाँ पर देने वाला, जो पैसा या कोई दे रहा है उधार वो साहूकार कहलाएगा। कर्जदार वो जो ले रहा है कर्ज, जो पैसा या कोई वस्तु ले रहा है वो कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। कि मान लीजिए आप किसी के पास गए कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरत है, तो उसने आपको 5,000 रुपये दे दिए, तो ये तो पैसे का हो गया, ये तो धन का हो गया। कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से कोई वस्तु की आवश्यकता है, आप वो वस्तु लेकर आ गए कि भाई भविष्य में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको भी ये वस्तु वापस दे दूंगा, ठीक है, तो ये वस्तु के रूप में भी हो सकता है कि आप किसी से 25 किलो आटा लेकर आ जाइए उधार, भविष्य में जब उसे ज़रूरत पड़े तो फिर आप 25 किलो आटा उसको वापस दे आइए, तो वस्तु के रूप में भी हो सकता है, सेवा के रूप में भी हो सकता है। और बदले में क्या होता है, भविष्य में, फ्यूचर, कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। इसमें दो ही पक्ष होते हैं, एक लेनदार और एक देनदार। लेनदार को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कर्जदार, और देनदार को हम क्या बोल रहे हैं, साहूकार, जो दे रहा है। यहाँ पर अब आप देखोगे साख की दो विभिन्न स्थितियां मतलब साख या उधार जो है, ऋण की जब हम बात कर रहे थे, इसके अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। कभी ऋण आपका जीवन बदल सकता है, मतलब ऋण के माध्यम से आपके जीवन में कई अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक प्रकार से इसका सकारात्मक प्रभाव हो गया। पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि आपके पास में पैसा नहीं है, आपने बैंक से पैसा लिया, आज 1,00,000 रुपया उधार लिया और आपने कोई भी छोटा सा काम शुरू किया, आपके पास पैसा नहीं था, आपने बैंक से पैसा लिया, लेकिन आपका वो जो काम था वो चल निकला और धीरे धीरे 1,00,000 रुपए का आपने जो उधार लिया था, ठीक है, वो तो आप चुका ही देंगे, बहुत अच्छा आप कमाने लगे। मान लीजिए कि अब आप 1,00,000 रुपए प्रति माह कमाने लगे, बढ़ते 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 बढ़ते, तो जो 1,00,000 रुपया आपने पूरा उधार लिया था वो तो आपकी एक माह की आय होगी। इसके बाद आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और आप जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा इसके बाद कमाएंगे। तो उस ऋण ने आपकी ज़िंदगी बदल दी, ये सकारात्मक प्रभाव है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए एमबीबीएस के लिए, डॉक्टर के लिए, या आईआईटी में सिलेक्शन हो गया या आईआईएम में हो गया, तो पिता ने जो है कहीं से कर्जा लिया और बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, बाद में डिग्री लेने के बाद अच्छी जॉब लग गई तो वो पैसा बहुत आसानी से चुका दिया गया। तो यहाँ साख ने क्या किया, यहाँ साख ने, ऋण ने सकारात्मक प्रभाव दिखाया और उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल दी। ऐसा नहीं है कि कर्ज हमेशा बुरा होता है या उधार बुरा ही होता है, ये हमारे जीवन में कई बार अच्छे परिवर्तन भी ले आता है, पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। सकारात्मक के साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया लेकिन आप वो चुका नहीं पाए और वो पैसा भी गया और उधार चढ़ गया, तो ये कई बार बर्बाद भी कर देता है लोगों को। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ एक एग्जाम्पल है हमारे सामने और वो है स्वप्ना का। स्वप्ना एक किसान है, छोटी किसान है, जिसके पास में 3 एकड़ की भूमि है। चूँकि छोटी किसान है, इसके पास भूमि भी कम है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अपनी भूमि पर खेती करने के लिए स्वप्ना किसी से कर्जा लेती है और उस कर्ज पे उसको ब्याज भी देना है, लेकिन उस पैसे को उसने लिया, कर्ज पे ब्याज भी देना था और उस पैसे को उसने लगाया फसल में। उसने अपने खेत में फसल के लिए पैसा लिया था और उसने फसल उगाई, लेकिन दुर्भाग्य से फसल बर्बाद हो गई, पानी नहीं आया, फसल सूख गई या गल गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। अब क्या होगा? अब स्वप्ना के ऊपर कर्ज भी हो गया और फसल से कोई आय भी नहीं हुई। अगर वो कर्जा नहीं लेती और फसल बर्बाद हो जाती तो कम से कम फसल जाती, ऊपर तो कुछ कर्ज नहीं होता, लेकिन अब फसल तो गई, ऊपर से कर्ज भी हो गया। अगली बार स्वप्ना ने फिर अगली फसल के लिए पैसा लिया, क्योंकि बिना पैसे के तो खेती हो नहीं सकती, तो फिर से कर्जा लेती है। जब दूसरी बार स्वप्ना ने कर्जा लिया तो अब उसकी फसल थोड़ी ठीक ठाक हुई, पर इतनी नहीं कि वो अपना पूरा कर्जा चुका पाए, तो वो अपना कर्जा नहीं, सिर्फ ब्याज चुका पाई।
कर्जा नहीं चुका पाई, धीरे धीरे स्वप्ना कर्ज के जाल में फंस गई। अब उसको अपनी एक जमीन जो है थोड़ी सी बेचनी, पहले ही उसके पास कम भूमि थी, 3 एकड़ की भूमि थी, अब इसमें से भी उसको कुछ भाग बेचना पड़ गया। अब स्वप्ना ने जमीन को बेच दिया। यहां पर साख का, कर्ज का नकारात्मक प्रभाव आया कि उस कर्ज की वजह से उसकी जमीन ही चली गई जो पहले से ही कम थी। हम देखते हैं ना, पहले के ज़माने में मुंशी प्रेमचंद का साहित्य जब आप पढ़ते हैं, गोदान या दूसरी कहानियाँ जब उनकी देखते हैं तो कितनी मार्मिक होती हैं, कई बार तो रुला देती हैं। उनकी जो किसानों की उस समय हमारे देश में दशा हुआ करती थी, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की नीतियों की वजह से ब्रिटिश काल में किस प्रकार से किसानों की हालत थी दयनीय, इसका एक सजीव चित्रण हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई वो किसान जो है वो किसी साहूकार से कर्ज ले लेता है, ठीक है, और उसका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। वो किसान जो है ब्याज, उसका ब्याज ब्याज देते देते ही मर जाता है। बदले में उसका पूरा के पूरा खेत जो है वो साहूकार हड़प लेता है, फिर भी उसका पैसा खत्म नहीं होता, फिर भी पैसा बना रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग उस साहूकार के यहाँ मजदूरी करते, बंधुआ मजदूरी करते हैं, अपना खेत भी चला गया, जमीन भी चली गई, पैसा आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये बहुत समय से चला आ रहा है। तो मैंने आपको 2 स्थितियां बताई, एक जिसमें कर्ज या साख ने सकारात्मक प्रभाव डाला और कैसे किसी की जिंदगी बदल दी, दूसरी तरफ कर्ज या साख ने किसी को और दलदल में धंसा दिया, 3 एकड़ की जमीन से 2 एकड़ की हो गई। तो ये छोटी किसान 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी और खेती के लिए वो साहूकार से ऋण ले लेती है। फिर वो फसल पर कीटनाशकों के हमले से बर्बाद हो जाती है, मतलब उसने कीटनाशक खरीदा, ठीक है, वो छिड़का भी सही, सब कुछ किया, लेकिन फसल फिर भी बर्बाद हो गई उसकी। अब वो साहूकार का कर्ज लौटाने में सफल नहीं हो पाती, असफल हो गई। और यह इस साल के अंदर, ये साल के अंदर मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये कर्ज की रकम बहुत बड़ी हो गई। अगले साल उसको दोबारा उधार लेना पड़ा। इस साल फसल सामान्य रही तो उसने क्या किया, उसने अपना थोड़ा कर्जा चुकाया लेकिन पूरा नहीं चुका पाई, कर्ज में फंस गई और उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ये उसका नकारात्मक प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य जो मांग होती है ना, वो फसल उगाने के लिए होती है। किसानों को बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बड़े बड़े किसानों के पास तो पैसा होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा अतिरिक्त पैसा है, बड़ी बड़ी ज़मीन से बड़ा बड़ा माल भी होता है, उत्पादन होता है। छोटे किसानों के साथ ये समस्या होती है, तो वो क्या करते हैं, वो साहूकारों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा ले लेते हैं ऊंची ऊंची ब्याज दरों पर। आजकल तो खैर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बैंक से लोग पैसा लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। सरकार बहुत सारी मदद कर रही है यहाँ पर, फिर कर्ज माफ़ी करनी पड़ती है। कई बार किसान पैसा नहीं दे पाते तो उसके लिए कर्ज माफ़ी की स्कीम चलानी होती है। अब कई सारे किसान इस दलदल में फंसते ही जाते हैं। बीज, खाद, कीटनाशक दवाई, पानी, बिजली, इस सब पर काफ़ी खर्च हो गया, ठीक है। आग इनको खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल, तो 3-4 महीने का ब्याज भी बढ़ गया। अब इस बीच मानसूनी जलवायु तो हमारी है, हम जानते हैं, कई बार मानसून पर्याप्त नहीं आया, फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, किसान अपना जो कर्ज है वो नहीं चुका पाया, तो वो और बुरी स्थिति में आ जाएगा। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। भाई उसको पता होता है कि जैसे ही फसल आएगी उसको बेच के ये पैसा वापस चुका देंगे, उसमें उसका भी प्रॉफिट हो जाएगा, फसल का भी निकल जाएगा। दिक्कत होती है जब फसल बर्बाद हो जाती है, तब बहुत बड़ी समस्या उसके सामने आ जाती है। स्वप्ना के मामले में हमने यही देखा कि फसल बर्बाद हो गई और वो कर्ज का जो अदायगी है वो नहीं कर पाई और उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ गया कुछ। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी और हालत बेकार कर दी। इसे कहते हैं ऋण जाल।
कर्ज जाल, जाल में फंस जाता है इंसान। कहाँ? तो उसने ऋण लिया था ये सोचकर कि उसकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी, और ये होता है। कई बार ऋण ने लोगों की स्थिति को अच्छा भी किया, लेकिन कई बार ऋण लोगों की स्थिति को और खराब भी कर देता है। तो वो क्या हो गया? कर्ज जाल में फंस गई। कर्ज जाल क्या होता है? जो मैं आपको बता रहा हूँ ऋण जाल, ये क्या है? इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। भारत में हर साल कई सारे किसान आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। क्यों करते हैं वो आत्महत्या? यही कर्ज जाल। किसान कर्ज लेता रहता है और ब्याज भी बढ़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपना कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं होता। फिर उसे आत्महत्या ही एकमात्र सहारा दिखाई देता है। इसके पीछे फसल भी और भी कई सारी समस्याएं हैं। हमारे सामाजिक जितने भी परंपराएं हैं, नियम हैं, इनको भी पालन करना पड़ता है। जैसे शादी में बहुत सारा पैसा खर्च हमारे यहाँ करते हैं, सामाजिक अपव्यय बहुत होता है हमारे यहाँ पैसों का, सामाजिक चीज़ों में, कार्यक्रमों में, ठीक है, उत्सवों में हम लोग बहुत पैसा, मृत्यु भोज में, विवाह में, हर चीज़ में हम पैसा ऐसा खर्च करते हैं, कर्ज ले लेते हैं, बाद में दे नहीं पाते कहीं ना कहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अब विवाह में कितना पैसा खर्च किया जाए इसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर आप बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं करोड़ों से, तो इसका ये मतलब नहीं कि और नहीं किया जा सकता था, और किया जाए, इसकी कोई सीमा नहीं होती। मृत्यु भोज, इसका क्या औचित्य है? जो व्यक्ति मर गया वो तो मर गया, उसका परिवार शोक में है, और ऐसे में वो व्यक्ति कहीं से पैसा लाए या कहीं से अरेंज करे, क्योंकि ये तो एक अनिवार्य परिपाटी है। फिर वो इतने सारे लोगों को भोजन कराता है और उसके बाद में उस पैसे को चुकाने में उसकी कमर टूट जाती है, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो कई बार ये जो है ना, ऐसी परिस्थितियों में इंसान को लेकर आ जाता है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पाता, धंसता ही जाता है। इसी को कर्ज जाल या ऋण जाल कहा जाता है। एक स्थिति में हमने देखा कि ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई उद्योगपति हो सकता है, कोई शिक्षा के लिए ऋण लेकर पढ़ाई करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया हो, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। तो ये हो गया इसका सकारात्मक प्रभाव, ये ऋण का सकारात्मक प्रभाव। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण जो है व्यक्ति को जाल में फंसा लेता है, ये हो गया ऋण का नकारात्मक प्रभाव। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में और भी खराब हुई, बदतर हुई। समझ में आया आपको? ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। मतलब यही बात कि हम कर्जा ले कि नहीं, मतलब ऋण हमारे लिए अच्छा रहेगा कि बुरा, ये हमें आगे ले जाएगा कि और गड्ढे में ले जाएगा और हमारी बुरी स्थिति कर देगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये परिस्थिति के खतरों पर और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर, कि अगर मान लीजिए आपको हानि हो जाए तो कोई बैकअप है आपके पास, कुछ है ऐसा जो आपको सपोर्ट कर पाए, तो शायद ये कम हो जाएगा, नहीं तो ये और बढ़ जाएगा। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जो ऋण लेता है, ऋण समझौता किया जाता है, जब भी वो लोन या ऐसा कुछ लेता है तो ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। यही चीज़ कि जब आप किसी से पैसा लेते हैं और वो आपको बदले में पैसा जब देता है तो बदले में उसका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो इसीलिए वो आपसे ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, और एक निश्चित ब्याज दर। कई सारे लोग बहुत सारी ब्याज दर पर पैसा देते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गैर संस्थागत वित्त की जब बात करते हैं ना, तो ये महाजन, साहूकार, बनिया, इनका कोई निश्चित वो नहीं होता। ये कई बार बहुत बड़ी बड़ी उच्च दरों पर भी, ब्याज दरों पर भी लोगों को पैसा देते हैं। बैंक जैसी संस्थाएं, ठीक है, तय शर्तों पर, नियमों के आधार पर सीमित ब्याज दर पर आपको ऋण देती हैं। तो ब्याज दर निश्चित होती है और बाद में आपको उसको मूल रकम के साथ चुकाना होता है।
इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार की मांग कर सकता है। आपको मैं पैसा दे रहा हूं या आप कहीं से पैसा लेने गए, वो आपको पैसा दे रहा है, तो भाई कल आप पैसा नहीं दिए तो क्या, पैसा उसका तो डूब गया। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ चीज गिरवी रखी जाती है गारंटी के तौर पर, कि आप मान लीजिए किसी से पैसा बैंक से लेने गए, बैंक आपको पैसा दे दे, कल से आप रफू चक्कर हो गए तो बैंक का पैसा खाकर, तो बदले में बैंक को पैसा अपना वापस कहाँ से मिलेगा। तो आपको कुछ गिरवी रखना होता है, कुछ गारंटी के तौर पर रखना होता है। हो सकता है आप कोई आभूषण ज्वेलरी रख सकते हैं, अपना मकान रख सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपनी गाड़ी रख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे दस्तावेज डॉक्यूमेंट जिससे बैंक को एक निश्चिंतता हो, ठीक है, गारंटी हो कि ठीक है पैसा नहीं आया तो यहाँ से वापस आ जाएगा। जैसे यदि आपने मकान रख के पैसा लिया और मान लीजिए कि आप पैसा नहीं दिए, तो वो मकान को गिरवी नीलाम करके अपना पैसा वापस वसूल कर सकता है। तो कुछ उधारदाता, जैसे मान लीजिए जहाँ भरोसा होता है आम लोगों में आपस में, कई बार लोग नहीं रखते कुछ, लेकिन पैसे का मामला है तो आम तौर पर गारंटी रखी जाती है। इसको क्या कहते हैं, समर्थक ऋणाधार। इसी को, जिसको हम लोग गारंटी बोलते हैं, गिरवी रखा जाता है कोई चीज, उसको बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। इससे वो निश्चिंत हो सकता है। ये क्या होता है समर्थक ऋणाधार, ये ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, मतलब जो व्यक्ति कर्ज ले रहा है ये उसकी संपत्ति है, ठीक है। ये भूमि हो सकती है, इमारत हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, पशु, बैंक में पूंजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है, गारंटी देने के रूप में, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो चीज या वस्तु उसके पास रहेगी गारंटी के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी ज्वेलरी रखी, बदले में पैसा ले लिया, तो जब तक वो ज्वेलरी उसी के पास रहेगी, गिरवी गारंटी के रूप में, समर्थक ऋणाधार के रूप में। यदि आप पैसा नहीं चुकाते या आप चुकाने में असफल रहते हैं, तो वो उस ज्वेलरी को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। यदि कर्जदार जिसने पैसा लिया है वो उधार वापस नहीं कर पाया, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि पैसा नहीं दे पाया, नहीं आया, तो क्या करेगा, वो उसको बेच सकता है उस संपत्ति को, ठीक है। उस संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है, जैसे जमीन, बैंक में जमा पूंजी, पशु इत्यादि, ठीक है। समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग हम करते हैं बैंक में, पूंजी का, जमीन का, भवन का, मकान का आमतौर पर। तो गारंटी जरूरी भी है। अब बात करते हैं ऋण की शर्तों के ऊपर। ऋण की कई सारी शर्तें हो सकती हैं। अब आप पैसा ले रहे हैं ना, तो कुछ शर्तों के आधार पर ही सारी चीजें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखो, इसमें होता है इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट, उसमें एक ब्याज दर होती है कि आपको इतना ब्याज, निश्चित ब्याज आपको चुकाना होगा इस पूरे पैसे पर, इस हिसाब से। समर्थक ऋणाधार कि भाई गारंटी के तौर पर आप क्या रखेंगे। आपने बहुत सारी गोल्ड स्कीम, मणप्पुरम गोल्ड लोन वगैरह के बारे में सुना होगा। क्या है, अपना गोल्ड रखिए, बदले में कुछ पैसा ले लीजिए। समर्थक ऋणाधार क्या होगा, कितना होगा, आवश्यक कागजात, डॉक्यूमेंट तो चाहिए, आपके परिचय पत्र से जुड़े हुए, आपके निवासी होने से बहुत सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना भाई। आपको पैसा दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपकी इनकम कितनी है, तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न उसमें लगाना पड़ेगा, आपको आईटीआर बताना पड़ेगा कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, क्योंकि आप देने की सब वापस है कि नहीं आपकी, कि आप 20 लाख का लोन ले रहे हैं और आपकी 5,000 रुपये मासिक आय है, तो आप चुका ही नहीं सकते। तो आप जितना लोन ले रहे हैं, जितना पैसा ले रहे हैं, वो चुका पाने की आपकी स्थिति है कि नहीं, इसके लिए कई सारे आवश्यक कागजात चाहिए। आप भाग ना जाएं, इसके लिए भी कई सारे प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। आपने कभी लोन लिया हो तो वहाँ पर आपको पता है कितने सारे कागज चाहिए बैंक में, आपके पूरे परिवार का, ठीक है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस से लेकर तो आपके बहुत सारे आवश्यक कागजात उसमें लगेंगे। भुगतान के तरीके, किस प्रकार से पैसा वापस किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, कैश से किया जाएगा, चेक से किया जाएगा, बैंक कैसे किया जाएगा, ये सब ऋण की शर्तों में आता है। ऋण की शर्तों में ये सारी चीजें आती हैं।
जब आप कहीं से भी ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो इतनी सारी शर्तों को उसमें देखा जाता है कि कितनी ब्याज दर पर क्या क्या रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, वो सब चीज़ों पर। ठीक है, जब आप बैंक जाते हैं ना ऋण लेने के लिए, मान लीजिए कि आप ऑटो लोन लेने जा रहे हैं, होम लोन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतनी ब्याज दर लगेगी। ठीक है, इसके लिए आपको प्लॉट के कागज़ या कुछ ऐसा गिरवी रखना होगा, समर्थक ऋणाधार के रूप में, गारंटी के रूप में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, ये सब रहता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। अब ये शर्तें सब जगह एक समान नहीं होती। किसी जगह पर आप ऋण लेंगे तो ये कंडीशंस अलग हो सकती हैं, दूसरी जगह अलग हो सकती हैं। किसी महाजन बनिए से, साहूकार से पैसा लेंगे तो ये शर्तें अलग हो सकती हैं, बैंक से लेंगे तो अलग हो सकती है। अब आपको पता है कई सारे महाजन और साहूकार बहुत ऊंची ब्याज दर 5% से लेकर 10% प्रति माह तक की ब्याज दर लेते हैं। देखिए आप, तो सालाना कितना हो गया? सालाना ये हो गया 60% से 120%। इतनी ऊंची ब्याज दर तक भी लोग पैसा देते हैं। मतलब यदि आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया तो साल भर में उसका 12 लाख रुपए तो क्या हो गया? 1,20,000 रुपए तो क्या हो गया उसका? 1,20,000 रुपए तो उसका ब्याज हो गया। 1,20,000 रुपए तो सिर्फ ब्याज हो गया। मतलब आपको टोटल कितना चुकाना है? 1 लाख रुपए पर आपको 1,20,000 का ब्याज, टोटल 2,20,000 रुपए एक साल में हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा। और अगर वो 5% प्रति माह है तो आपको 60,000 रुपये ब्याज चुकाना है 1 लाख रुपए पर, मतलब आपको 1,60,000 रुपये टोटल देना होगा। ये है जब आप ऐसी जगह से लेते हैं। अगर आप बैंक से लेंगे तो यही ब्याज कितना होगा? बैंक का ब्याज होता है 8 से लेकर 10, 11, 12% वार्षिक, मतलब 1% प्रति माह, इससे भी कम। 1% भी नहीं होगा पूरे महीने का। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लिया है तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,01,000 रुपये महीना ब्याज बनेगा। साल भर में 12,000 रुपये ब्याज हो जाएगा 12% की दर से। और अगर वो और कम है, 8% है, तो सिर्फ 8,000 ब्याज लगेगा 1 लाख रुपये पर। सोचिए कितना अंतर इसमें आ गया। और भी कई चीज़ें अलग है। फिर कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जो व्यक्ति कर्ज दे रहा है और जो व्यक्ति कर्ज ले रहा है, इस सब पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप आपस में पैसों का लेन देन करते हैं, आपने अपने किसी मित्र से पैसा लिया, ठीक है, अपने परिवार रिश्तेदार के किसी व्यक्ति से पैसा लिया, तो हो सकता है ब्याज ही ना ले वो आपसे, बिना ब्याज का, बिना इंटरेस्ट का आपको पैसा दे सकता है, और जब आपको पैसा आपके पास आए वापस दे सकते हैं। अगर आपसी रिलेशन है, भरोसा है, तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि बिना कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी, कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रस्ट, एक भरोसा होता है। वो पैसा जब देगा तो ऐसा कुछ लिखवाएगा नहीं कि पैसा बस कितने दिनों में आएगा, जब आता है 6 महीने, साल भर, 2 महीने, 5 महीने वापस दे देता है उसको पैसा, बिना किसी ब्याज के, कोई ब्याज नहीं लिया जाता। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि उन लोगों का आपसी रिश्ता, उनकी प्रकृति कैसा है, इस सब पर। अब सहकारी समितियों से भी ऋण, बहुत सारे बैंक के अलावा सहकारी समितियों से भी ऋण लिया। सहकारी मतलब साझा, जब कुछ लोग मिलकर आपस में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 रुपया है तो ये सिर्फ 1 ही रुपया है, लेकिन ऐसे मान लीजिए कि 10,000 लोग मिलके 1-1 रुपया इकट्ठा करें तो 10,000 रुपया होता है। बड़ा अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ? अब उन 10,000 लोगों में से किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो 10,000 रुपया, क्या उसमें से कुछ पैसा दिया जा सकता है? बस 1-1 रुपया ही तो देना पड़ा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ भी आप वही देखोगे कि सहकारी समितियाँ बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक और स्रोत है सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। छोटा छोटा अमाउंट सभी लोग इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, और वही उनके आपस में काम आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं,
कि एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति भारत में ट्रैक्टर नहीं ले सकता, ये सच है। ट्रैक्टर खरीदने की जो शक्ति है, ठीक है, वो आर्थिक स्थिति हर व्यक्ति की भारत में नहीं, हर किसान की नहीं। तो मान लीजिए कि छोटे छोटे बहुत सारे किसान हैं और उन्होंने आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, और एक बड़ा अमाउंट हो गया, है ना। अगर मान लीजिए कि हर एक किसान 50-50 हज़ार रुपया इकट्ठा करता है, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कि 20 किसान है, तो आप सोचिए कि कितना पैसा इकट्ठा हो गया। अगर 50-50 हज़ार रुपया भी इकट्ठा किया एक एक किसान ने, तो 20 किसान 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे, हो जाएगा। ये 10 लाख रुपए से एक ट्रैक्टर लिया जा सकता है और उस ट्रैक्टर को बारी बारी वो सारे 20 किसान यूज कर सकते हैं, तो इससे सभी का काम हो गया। यही है सहकारिता, इसी को कोऑपरेटिव कहा जाता है। इस प्रकार की समिति के सदस्य अपने संसाधनों को एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों की सहकारी समिति, बुनकरों की सहकारी समिति, औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समितियां। तो ये बहुत सारी सहकारी समितियां संभव है और ये अपने सदस्यों को सस्ते ऋण दे सकती हैं, ठीक है। अब इन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया और एक जमा पूंजी इकट्ठी कर ली। इसको क्या बना लिया इन्होंने? गारंटी बना लिया, इसको ऋणाधार बना लिया। और इस ऋणाधार के द्वारा इन्होंने क्या किया? बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त कर लिया, इसको गारंटी रखकर पैसे को, और उस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया। नॉर्मली बैंक से अच्छा खासा पैसे का ऋण दे जो है इंटरेस्ट देना पड़ता, पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने सस्ते में अपने सदस्यों को ऋण दे दिया। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। तो कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और दूसरे प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो ये तो किसानों की हो गई, ऐसी बुनकरों की, मजदूरों की, बहुत सारे लोगों की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, एकता में बल है, एकता में शक्ति है। ये उसी का एग्जाम्पल है कि आपस में इकट्ठा होकर और ऐसे ही संसाधनों को बढ़ा करके सभी का फायदा, सभी का लाभ, हित सुनिश्चित किया जा सकता है। तो सहकारी समितियों से भी ऋण लिया जा सकता है बैंक के अलावा। तो आपको समझ में आ गया? ये जो मैं आपको बता रहा था, आज हमने स्टार्ट किया, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी अध्याय का पार्ट 2 हम कल करेंगे। और ये भी रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव नहीं था, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, क्योंकि लाइव सेशन में मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन में मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको, यदि आपको कोई डाउट या दिक्कत हो, तो बाद में कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक में बता दीजिएगा, तो हम उसको दूर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा मुद्रा के द्वारा किस प्रकार से विनिमय किया जाता है, कैसे मुद्रा विनिमय का एक सरल माध्यम है, वस्तु विनिमय प्रणाली से बेहतर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात की, साख पर, ऋण पर हमने बात की। इसी को अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस बीच में मत छोड़िएगा। अगर आप पहला देखते हैं दूसरा नहीं देखेंगे, या दूसरा देख लेंगे पहला नहीं देखेंगे, तो क्लियर नहीं होगा। सीक्वेंस में समझिएगा ना, मैं आपको पूरी बुक करवा रहा हूँ। पहला दूसरा अध्याय हम कर चुके, अभी तीसरा अध्याय कर रहे हैं, तो पूरा कंटिन्यू करिएगा, तब आपको ये पूरी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल। पुराने सारे पीडीएफ आ चुके हैं। 10th के 2nd चैप्टर तक का पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। ये 3rd चैप्टर जैसे पूरा होगा, इसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। एथिक्स का भी पार्ट 9 तक का पीडीएफ आ चुका है, वो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल सर्च करो, इस नाम से मिल जाएगा, बहुत आसान है। अब तो आप स्मार्ट हो गए, समझ में आपको आने लगा है सब कुछ। और लाइक करना नहीं भूले, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इस रेफरल कोड को याद रखिए, CK लाइव। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करने से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एक साल का सब्सक्रिप्शन 44,550 का बहुत बढ़िया ऑप्शन है GS का। ऑप्शनल का पढ़ना चाहें तो 27,500 का है, जो आपको ठीक लगता है। 10% डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना है। पर्सनल मेंटोरशिप, गाइडेंस के लिए, नोट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस रेफरल कोड को। हम फिर मिलेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।